गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कोई डाउट किसी? मेरी सर आवाज डीपीपी में डाउट है। सर आ रही है आपके पास? मेरी आवाज कहाँ नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा। कौन बोल रहा था? नोएडा। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नहीं, आपके एंड पे प्रॉब्लम है, बाकी सब जगह ठीक है। एक मिनट। सर आ गई, सर आ गई। आ गई आवाज? यस सर। चलो। हाँ जी, मैं पूछ रहा था लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट किसी को? सर डीपीपी में डाउट है वेक्टर्स की। बोल 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 बेटा। सर एक क्वेश्चन था कि इफ एन कैप एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ए वेक्टर। ए वेक्टर। हाँ सर। देन ऑप्शन दे रखे हैं एन इज इक्वल्स टू। एन कैप इज इक्वल्स टू। नहीं, बस एन लिखा हुआ है सर। एन इक्वल टू ए अपॉन ए अपॉन। वेक्टर ए। अच्छा, और? एन कैप इज इक्वल्स टू ए इंटू वेक्टर ए। डॉट लगा रखा है बीच में सर। डॉट नहीं होना चाहिए, चलो। उसके बाद सर एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए। हम्म। और सर एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। डॉट लगा हुआ बीच में। हाँ सर। ये ठीक है। तो कैसे? ये कैसे? चलो समझ लेते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यस सर। ए कैप। तो ए उसका मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। किसी वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाता है। यस सर। मैंने ए कैप को 1/a से मल्टीप्लाई किया अगर, तो इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स 1/a टाइम्स किसका? ए का मतलब 1। ए वेक्टर का। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। यस सर। यस सर। भाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 5 है और मैंने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 का 1/5 टाइम्स 1। यस सर। यानी कि किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाता है? 1। यूनिट वेक्टर। यस सर। और डायरेक्शन कौन सी रहेगी? वही ए वेक्टर की डायरेक्शन। और ये एन कैप क्या था? अरे ए वेक्टर की डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या था? 1। यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दोनों की डायरेक्शन भी सेम, इसका मतलब ये दोनों सेम वेक्टर हैं। सर ए डैश अपॉन मतलब ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एन कैप के इक्वल होगा ना। ये वेक्टर पूरा क्यों होगा इक्वल? दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कैसे कहेगा? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वजह से। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होने चाहिए। क्या इन दो वेक्टर के डायरेक्शन सेम नहीं है? हाँ सर सेम है। क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है? सर सेम है। तो मैं इक्वल वेक्टर क्यों नहीं कह सकता? और सर जो ये ए डैश अपॉन मतलब ए वेक्टर अपॉन ए लिखा हुआ है सर, एक बार इसका मैग्नीट्यूड फिर समझाना सर साइड में। कोई वेक्टर मान ले ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जो है सपोज 5 का है। सपोज ओके सर। मैंने क्या किया, 1/5 टाइम्स ए वेक्टर लिखा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यानी कि किसी वेक्टर को
उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यस सर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। Yes, sir. यस सर, तो वही कॉन्सेप्ट तो है बस। ठीक है सर। क्या ये चीज समझ में आ रही है? नोट कर लो अपने पास, इंपॉर्टेंट है। किसी वेक्टर को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। क्या सबको क्लियर ये? Yes, sir. अच्छा, मेरी अब एक बात सुनो। जो बच्चे घर से अटेंड कर रहे हैं, मैंने उनको स्पेशली पहली क्लास में कहा था कि अपने कैमरेज ऑन रखने हैं। कुछ का मैसेज था कि भाई हम कर रहे हैं डेस्कटॉप से कर रहे हैं, वेब कैम नहीं है। मैंने कहा अरेंज करो, या फिर लैपटॉप से करो, या फिर फोन से करो, लेकिन फिर भी आप लोगों के कैमरेज ऑन नहीं रहते। पिछली क्लास में तो एक बच्चा कैमरा ऑन करके चला गया कहीं, और उसका छोटा भाई बहन अटेंड कर रहा था क्लास। तो ये भी हो सकता है कि क्लास ऑन कर दी, कैमरा ऑफ, म्यूट कर दिया और सो गए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? कैमरे ऑन करो। गुड, सारे बच्चे करें अपने कैमरे ऑन। सर एक क्वेश्चन और है। बोल बेटा। इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, देन ऑप्शन से रखे हैं वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरा दे रखा है ए कैप इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ए। ए कैप इज इक्वल्स टू, हाँ सर, मॉड्यूलस ए, सिंपल बस। नहीं सर, बस मॉड्यूलस ए। मॉडुलस है, ये भी गलत है। तीसरा है सर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए कैप। ठीक है, बिल्कुल ये वही तो आ गया जो अभी बताया। अच्छा ठीक है सर, हो गया। वही तो कॉन्सेप्ट है, सेम। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को पिछली क्लास की? और सर, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी, और किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को कैसे विजुलाइज करना है, और यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने ये सीखा था कि वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक एडिशन से डिफरेंट क्यों है। दो लॉ पढ़े थे हमने वेक्टर एडिशन के, ग्राफिकल मेथड, और फिर हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। उसका एक फॉर्मूला बना था हमारे पास। अगर ये रिजल्टेंट आर है तो आर की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर यहां एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा निकालने का फॉर्मूला ए के साथ है तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या यहां तक सब क्लियर? यस सर। अभी इन फॉर्मूलेस को हम यूज करना भी सीखेंगे। इन फॉर्मूलेस को, हाँ बेटा बोलो। आपने अल्फा tan थीटा के लिए जो रिलेटिव वाला बताया था वो एक बार दोबारा कर। हाँ मैं बता देता हूं बेटा। हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। मुझे सिंपल ये दे रखा है क्वेश्चन में कि दो वेक्टर्स हैं। इस तरह से सोचो इसको कि मुझे कह रखा है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और कह रखा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 5 का है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 3 का है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है सपोज 60 डिग्री का है। तो बताओ जी उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो भाई बना लेते हैं, डाटा हमारे पास है तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं भाई आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60 जो हाफ होता है। यस सर। 2 से 2 कट गया, ये आ गया 15, 40, 49। अरे क्या बात है, आंसर भी परफेक्ट निकल गया। मैंने तो आरबिट डाटा लिया था, आंसर आ गया 7। यस सर। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो आ गया 7।
अब मुझे बताना है रिजल्टेंट वेक्टर, तो मुझे उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो बतानी है। क्या बताऊं? अरे मुझे तो ए और बी की डायरेक्शन का पता ही नहीं कि ए बी ऐसे पड़े हैं या ऐसे पड़े हैं या इधर पड़े हैं। मुझे यह पता है कि ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री का है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां बताऊं? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, किधर? तो मैंने ए को रेफरेंस ले लिया। मैंने कहा कि अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है उसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दूं भाई। यस सर। ए कितना है भाई? 5 प्लस 3 cos 60 डिग्री। इससे अल्फा निकाल के मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर, जब सॉल्व कर ही लेते हैं फटाफट, कितना आएगा जब सॉल्व करना है इसे, tan अल्फा की वैल्यू आएगी 3 इंटू रूट 3/2 अपॉन 5 प्लस 3/2। तो ये आ जाएगा भाई 13 3 रूट 3/13। ये आ गई tan अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा क्या लिखूं मैं? tan इनवर्स 3 रूट 3। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था कि क्या यूज करना है हमें। यस सर। तो यहां लिख देंगे हम tan इनवर्स ऑफ 3 रूट 3/13। अब मैं इस क्वेश्चन मेरा कितना था? ये था, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी और मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना था। मैं आंसर क्या लिखूंगा? द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 7 एंड मेकिंग एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 3 रूट 3/13 विद वेक्टर ए। मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने ए वेक्टर को रेफरेंस दे लिया कि ए वेक्टर के साथ कितने एंगल पर रिजल्टेंट है। तो जब मुझे तो ए वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो मैं बता सकता हूं भाई ए अगर इधर तो आर इधर होगा, कितने एंगल पर? इतने एंगल पर। अगर ए इधर है तो आर इधर होगा, इतने एंगल पर, टुवर्ड्स बी। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार रेफरेंस ए के साथ ही ऑप्शन दे रखे हो। मान लो इस अल्फा की बजाय आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ जाए बीटा। वो कहता है जी एंगल बताओ विद ए नहीं विद बी बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने यहां पे एक्सटेंड किया, यहां एक्सटेंड करके अगर मैं tan बीटा का फॉर्मूला बनाऊं तो tan बीटा का फॉर्मूला बीटा का बनेगा, ए से स्टार्ट होगा, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये बन जाएगा। आपको ये दोनों फॉर्म्स ध्यान रखनी है। अगर ए के साथ एंगल पूछा है तो स्टार्ट बी से हो रहा है, एंगल बी के साथ पूछा है तो स्टार्ट ए से हो रहा है। याद रहेगा ये प्रोसेस, मतलब ये याद करने का तरीका है, वरना डेरिवेशन तो कर ही सकते हैं। यस सर। अभी भी कई बच्चों के कैमरेज ऑन नहीं हुए हैं, क्या रीजन है? हाशिर, हिमांशी, सर मुझे अमन। ना इसमें कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी रीजन से अलाउड नहीं कर रहा है। अच्छा, घर में? यस सर। मुझे भी। तो क्लास में बैठते हो फिर क्या करते हो? चलो, मैं देख नहीं पाता कि आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। फिर जिनके कैमरे ऑन नहीं है मैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, फिर जवाब मिलने चाहिए फटाफट मुझे। फिर ये सब क्लियर है? यस सर। यस सर। जरा इन क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हमने एक छोटे एग्जांपल से समझ भी लिया कि हमें ए बी थीटा दे रखा है तो हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम विजुलाइज करते हैं कि रिजल्टेंट किस तरह से चेंज हो रहा है अगर वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हम सेम कर दें और उनके बीच के एंगल को मैनिपुलेट करें तो। ठीक, जरा देखें बेटा यहां से, हाउ रिजल्टेंट चेंज विद एंगल। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पहले और बता दूं। दो वेक्टर्स का अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है
दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना है ग्राफिकल मेथड से तो पैरेललोग्राम लॉ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम लॉ हमारी हेल्प नहीं करता, तो हमें अल्टीमेटली ट्रायंगल लॉ पे जाना पड़ता है। ट्रायंगल लॉ में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आती, ट्रायंगल लॉ आप कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ की एक लिमिटेशन है। किस तरह से, देखो मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये बी वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। पैरेललोग्राम लॉ से आराम से करूंगा, भाई पैरेललोग्राम बनाया, ये आ गया इनका रिजल्टेंट वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर वेक्टर्स ये सेम डायरेक्शन में होते, मैं लेके चलता हूं दूसरा केस कि मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज 5 यूनिट का है, मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है और मैं पैरेललोग्राम लॉ यूज करना चाहता हूं। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग मुझे इन दो वेक्टर्स को इस तरह से रीअरेंज करना है कि दोनों की टेल्स एक ही पॉइंट पे आ जाए। यस सर। ये बेसिक है। तो दोनों की टेल्स एक ही पॉइंट पे करनी है, तो मैंने ड्रॉ किया पहले ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, फिर मैंने दूसरा वेक्टर देखा, दूसरे वेक्टर की टेल भी यही लगानी है, दूसरे वेक्टर को रखा, यहां पे आ गया भाई बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 का है। अब इन दोनों से पैरेललोग्राम कैसे बनाऊं? अरे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, क्या पैरेललोग्राम बना सकता हूं इससे मैं? Sir. No, sir. तो पैरेललोग्राम में तो दिक्कत आ गई भाई। लेकिन ट्रायंगल लॉ से सोचो, ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि पहले एक वेक्टर दिखाओ, दिखा दिया भाई, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के हेड पे रख दो, यानी कि दूसरा वेक्टर उठा के मुझे इसके आगे लगाना है। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड 2, इसका मैग्नीट्यूड 5, तो रिजल्टेंट क्या बताता है ट्रायंगल लॉ कि पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर मिलेगा दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। यस सर। मुझे समझ में आ गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 का हो गया, यस सर। 2 + 5, और डायरेक्शन वही रही जो इनकी है। यानी कि अगर हमें ग्राफिकली सोचना है और वेक्टर्स पैरेलल हैं, आइदर लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, एक इधर होता एक इधर होता, तो भी ट्रायंगल लॉ ही हमारी हेल्प करेगा, पैरेललोग्राम लॉ से हम नहीं कर पाएंगे अगर ग्राफिकली करना है। वरना फॉर्मूला तो हमारे किसी भी के लिए अप्लाई कर देंगे, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है वो तो मैं कर सकता हूं यूज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्रायंगल लॉ से ये सोच पा रहे हो आराम से? सर यस सर। हाँ बेटा। सर जैसे अभी तो ये दोनों ही लाइक पैरेलल है सर, अगर अनलाइक होते फिर 2 पॉजिटिव में होता सर, तो वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता? देख बेटा, मान ले ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, यस सर। और मैंने यहां ले लिया बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 5, ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ से कर रहा हूं। पहले ए वेक्टर शो किया, ये लो जी बना दिया ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 2। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग दूसरा वेक्टर जो मुझे शो करना है उसकी टेल इसके हेड पे आनी चाहिए। यस सर। तो बी वेक्टर को उठाया और ऐसे लगाया कि टेल यहां पे हो, वेक्टर इधर जा रहा है तो इधर आ जाएगा ये बी वेक्टर। ए वेक्टर जो था वो था यहां से यहां तक का, बी वेक्टर यहां से यहां तक का आ गया। अब रिजल्टेंट, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 का। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्या कहता है, पहले वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है, यस सर। यस यानी कि ये वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इस रिजल्टेंट Yes, sir. वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 - 2 3 आ जाएगा। यस सर। यानी Yes, कि sir. वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालूं? अरे दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड कर दो। अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. और ये चीज हम उस फॉर्मूले से भी कह सकते हैं जो अभी हमने किए, अभी करेंगे वो काम भी। लेकिन पहले थोड़ा सा विजुलाइज करें कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर मैं चेंज करता हूं तो रिजल्टेंट कैसे चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस विजुलाइजेशन से आपको काफी चीजें आसान लगेंगी। ये दो वेक्टर्स मैं दिखा रहा हूं, अभी तो सब एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई एक वेक्टर येलो तक का है,
एक वेक्टर ये व्हाइट एरो तक का है, उनका रिजल्टेंट यहां आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो वो एड अप हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके बीच का एंगल बढ़ा, रिजल्टेंट पहले से छोटा हो जाएगा। यस सर। और एंगल बढ़ाओ, रिजल्टेंट और छोटा हो गया। एंगल बढ़ाते जाओ, रिजल्टेंट छोटा होता जा रहा है। एंगल 180 डिग्री हुआ, रिजल्टेंट मिनिमम आ गया। मैंने और बढ़ाया, मींस दूसरी तरफ का एंगल कम होना शुरू हो गया, तो रिजल्टेंट फिर बढ़ना शुरू हो गया। क्या ये विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। Yes. इससे हमें यह समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर इनके मैग्नीट्यूड्स ए और बी हैं और मैं इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर चेंज कर सकता हूं, तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू a माइनस बी का मॉडुलस होगी और मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी हो सकती है। यस सर। मैंने यहां पे मॉडुलस क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि हमें नहीं पता कि a बड़ा है या b बड़ा है। हो सकता है b बड़ा हो तो a माइनस बी तो नेगेटिव आ जाएगा। अरे किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में कैसे कंपेयर कर लूं? मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही बताऊंगा, इसलिए मैंने यहां पे a माइनस बी का मॉडुलस। लेकिन यहां मॉडुलस की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, उनका सम तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या ये बात क्लियर? सर ये वाली बता दो एक बार दोबारा जो लिखा है रिलेशन। a और b जो है इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक। मैग्नीट्यूड्स कभी नेगेटिव नहीं होते, यस सर। तो सम तो पॉजिटिव आना ही आना है। यस सर। a माइनस बी नेगेटिव भी आ सकता है। नहीं सर, ये नहीं सर, ये आया कैसे? आया कैसे? जब वेक्टर्स, हमने अभी देखा कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। यस सर। एक का मैग्नीट्यूड a, एक का मैग्नीट्यूड b, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a प्लस b का हो जाता है। हाँ सर। जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया, रिजल्टेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कम होते होते मिनिमम कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक का मैग्नीट्यूड a, एक का मैग्नीट्यूड b, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a माइनस बी आ जाएगा। यस सर। अभी Yes. ट्रायंगल लॉ से भी सीखा था हमने। हाँ सर। यानी कि मिनिमम वैल्यू आ सकती है a माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है a प्लस बी। यस सर, समझ आ गया सर। और ये बात आप फॉर्मूले से भी कह सकते हो। अरे रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही बेसिक फॉर्मूला है। ये r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखो आपके पास क्या ऑप्शन है। आप a और b को तो चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर रहे हो थीटा को, एंगल बिटवीन a एंड b। थीटा को वेरी कर सकते हो, ए बी मैंने फिक्स कर दिए हैं। तो r की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा। यस सर। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 कब होती है? 0 डिग्री। यानी कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, मींस दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे, तो cos थीटा मैक्सिमम होगा और वो 1 होगा। तो उस समय रिजल्टेंट कितना होगा वो निकालें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब a प्लस बी। यानी कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी आ सकती है। इसी लॉजिक से आप रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू निकालो। वो कब आएगी भाई? जब cos थीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी। और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। कब होती है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री का मतलब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। 0. Yes, sir. 0 क्यों बेटा? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 से भी कम -1 होती है। ये -1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर।
और उसका अंडर रूट, तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? ए माइनस बी का मॉडुलस। अब मैंने यहां तो मॉडुलस लगा दिया, यहां नहीं लगाया। एक मैथ्स का बेसिक फंडा है जो ध्यान रखना, ये बच्चे जनरली मैथ्स में पढ़ते हैं वैसे तो। अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स। सिर्फ एक्स मत कहना, एक्स मॉडुलस कहना। अगर आपने मैथ्स में एक्स लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं, ये एक्स मॉडुलस होता है हमेशा। ठीक है सर। यहां पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है कि ए और बी पॉजिटिव है, तो ये सम नेगेटिव आ नहीं सकता। मॉडुलस लगा के क्यों एक्स्ट्रा मैं चीज दे रहा हूं, वैसे ही पॉजिटिव है ये। लेकिन ये तो नेगेटिव भी हो सकता था, ए माइनस बी, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया, भाई जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। क्या ये थ्योरी क्लियर? Yes, sir. और ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे एंगल दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे 0 से 180 डिग्री, उसका रिजल्टेंट कम होता जाएगा। अब 180 से और घुमाना है तो मैं उधर का एंगल यूज कर लूंगा, तो एंगल्स का मतलब कम हो रहा है, तो रिजल्टेंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे नेक्स्ट केस में फिर बढ़ गया इधर वही। ठीक है, यस सर। चलो जी, अब आते हैं कुछ पहले बेसिक क्वेश्चंस पर और फिर आगे की कुछ थ्योरी और पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन, अरे तो मैंने वही डाटा ले लिया जो दे रखा था। आंसर बताओ फटाफट, क्या आया था इसका? ऑप्शन सी 7। अभी कर लिया ये क्वेश्चन, तो छोड़ दूं फिर से? यस सर। इसे कर डालो। देखें किसका आंसर आता सबसे पहले। बढ़िया, गुड। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर 20 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि ए वेक्टर यहां पर है, ये एंगल 20 डिग्री का और मैग्नीट्यूड उसका 5। ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं बना देता हूं भाई ब्लू कलर से, बी वेक्टर 110 डिग्री, यानी कि बी वेक्टर यहां पर आएगा, ये पूरा 110 डिग्री, मैग्नीट्यूड 12। अब ध्यान से देखो तो इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 का हो गया, और मैं अगर ये पैरेललोग्राम बनाऊं तो रिजल्टेंट इधर होगा, तो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं कह सकता हूं 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 13 आ जाएगा। मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, ये 5 मीटर था, ये 12 मीटर था, तो ये 13 मीटर आ गया। मैं डायरेक्टली ये क्यों लगा दिया, ये समझ में आया? वो 2ab cos थीटा वाला पार्ट नहीं लगाया, यस सर, क्यों हटा दिया भाई वो 2ab cos थीटा? क्योंकि वो 0 होगा। क्योंकि वो 0 होगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो तीसरा पार्ट तो 0 हो गया। तो ये सिंपल रिजल्ट ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नॉर्मल ज्योमेट्री से देखूं तो पाइथागोरस थ्योरम से भी तो यही निकल रहा है। अरे ये लेंथ ए की, ये लेंथ बी की, और ये निकालना है, और ये एंगल 90, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो मिल ही रहा है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? यस सर। यस। चलें अपने आगे। Yes, क्वेश्चन sir. नेक्स्ट, यस सर। जल्दी से इसका आंसर बताओ।
इस ऑर्डर का ध्यान रखना, इसी ऑर्डर में आंसर चाहिए। लास्ट वाला नहीं बेटा, अच्छा ये डी बना दो, सी सी 2 बार आ गए। डी आंसर तो गलत है बेटा। भाई दो फोर्सेस हैं 5 और 12, इनका सम कितना है 17, और पहला आंसर 17 Yes, sir. कब मिलेगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। और सेम डायरेक्शन का मतलब उनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री। 180 कैसे हो सकता है। 0 0 0 3 जगह दे रखा है, तो इन 3 में से ही होगा, डी तो कंफर्म नहीं होगा। पहला रिजल्ट ये बता रहा है, ए ऑप्शन। बिल्कुल ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन परफेक्ट है बेटा। 7 न्यूटन इनका डिफरेंस है, ये तब आ सकता है जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, यस सर। यानी कि 180 डिग्री। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो बचा तो यही आंसर है। चेक कर लो तीसरे में, अगर 90 डिग्री पे होंगे तो 13 आएगा, अभी किया था। यस सर। तो ऑप्शन ए मिल गया हमें कंप्लीट सही। इजी है। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. अब जरा एक क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ फिर। मान लो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड है, कुछ भी ले लो 3, इसका 4। बताना है कि इनके बीच में एंगल थीटा कितना है अगर इनका रिजल्टेंट 6 आ रहा है। तो अगर रिजल्टेंट 6 है तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है। ऑप्शन नहीं दे रहा, कंप्लीट आंसर बताओ मुझे। Cos inverse 11/24. निकाल लेता हूं, मुझे नहीं पता। $25 मतलब 11/24 cos इनवर्स इज इक्वल्स टू थीटा। परफेक्ट है बेटा। ये मैंने क्या लिखा, क्या आपको समझ में आया। यस जैसे सर। पूरा स्क्वायर कर यस दिया। सर। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मुझे cos थीटा तो निकालना है, cos थीटा सेपरेट किया, फिर cos इनवर्स की फॉर्म में आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो इस तरह से अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो और उनका रिजल्टेंट दे रखा हो, आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। एक बढ़िया क्वेश्चन और, हमारे को दो फोर्सेस दे रखे हैं, एक F1 फोर्स और एक F2 फोर्स। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है अभी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर दो फोर्सेस हैं। F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 150 न्यूटन का, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन का। इनके बीच के एंगल को मैं वेरी कर सकता हूं, एंगल के बारे में पता ही नहीं। हमें बताना है कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या क्या आ सकता है। ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 200 न्यूटन, ऑप्शन डी 400 या 450 न्यूटन। 100 न्यूटन। Sir, 100 Newton. सब बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, ये दोनों आ सकते हैं। हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू इस केस में देखें तो इनका डिफरेंस 100 होगी। मान लो इसका रिजल्टेंट जो है वो है F वेक्टर,
तो इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 100 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 2 3 4 400। यानी कि आंसर इस रेंज में कुछ भी पॉसिबल है, डिपेंड कर रहा है एंगल क्या है। अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते, मान लो भाई ये दो वेक्टर्स हैं, ये सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट आता 400। मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूं, रिजल्टेंट कम होता जाएगा, 400 से कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। जैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे रिजल्टेंट 100 आ जाएगा। Yes, sir. और बढ़ाऊंगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसके रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू 100 और मैक्सिमम वैल्यू 400 आ सकती है। और 100 से 400 ये कुछ भी पॉसिबल है डिफरेंट एंगल्स पर। यस सर। यानी कि अब इस रेंज में देख लो कौन से आंसर हैं। आंसर है एक 100 और एक 200, बाकी तो इस रेंज के बाहर है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। क्या ये बात क्लियर? यस। चलो जी Yes, नेक्स्ट sir. पे चलते हैं फिर हम। अब यहां थोड़ा सा विजुलाइज करना है डायरेक्शन के बारे में। यहां भी थोड़ी सी एनिमेशन डाली है मैंने कि आप समझ पाओ उस चीज को। हाउ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चेंज विद एम्पलीट्यूड। जैसे कोई बच्चा पूछ रहा था पहली क्लास में कि रिजल्टेंट जो है क्या दोनों के साथ इक्वल एंगल पे होगा, मींस क्या रिजल्टेंट दोनों के साथ दोनों क्या एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। यहां अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी पिक्चर से विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम पिक्चर को थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन पे ले जाएं तो जल्दी क्लियर होता है। यहां पे मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया है। इधर ए वेक्टर शो किया, इधर बी वेक्टर शो किया, और ये रेड कलर का जो है इनका रिजल्टेंट है। ये रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर के साथ अल्फा और बी वेक्टर के साथ बीटा है। ठीक, अभी समझ नहीं आ रहा कि अल्फा बीटा में कौन बड़ा कौन छोटा, डायरेक्टली समझना मुश्किल होता है। लेकिन सोचो अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं तो क्या होगा। ध्यान से अल्फा और बीटा को विजुलाइज करना। एंगल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, यानी कि अल्फा पहले से छोटा हो गया और बीटा बढ़ गया। यस सर। और बढ़ाते हैं, अल्फा और छोटा हो गया, बीटा और बढ़ गया। यस सर। एक और स्टेप देख लो भाई, मैंने इतना बड़ा कर दिया है, अरे यहां तो छोटा सा एंगल और वहां बड़ा एंगल। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ इंक्लाइंड होता है, उस वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यस सर। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा, तो अल्फा एंगल छोटा होगा बीटा से, यानी कि रिजल्टेंट ए की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, तो ए से कम एंगल बनाएगा। यस सर। क्या ये थ्योरी समझ में आ रही है? और इसी लॉजिक को कहूं अगर मैं कि मान लो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड ही पी का है, इसकी लेंथ भी पी, इसकी लेंथ भी पी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो जाएगा वो दोनों के साथ सेम एंगल बनाएगा, यानी कि एंगल बाइसेक्टर के अलाउंग। इस लॉजिक से तो यही समझ में आ रहा है भाई, जो बड़ा है उसकी तरफ इंक्लाइंड होना है। अब तो बड़ा कोई भी नहीं है, दोनों ही बराबर है, तो बीच में से निकल जाएगा। ये दोनों एंगल बराबर, इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है डायग्राम से? Yes, sir. हटा दूं इसको? यस सर। Yes, sir. चलो जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है। टू वेक्टर्स having equal magnitude A make an angle theta with each other, find the magnitude and direction of resultant। इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको एक रिजल्ट की तरह याद करना है। नीट वाले बच्चों को तो डायरेक्ट काम आएगा ही आएगा, जेई वालों के लिए भी ये काम आता है। ये रिजल्ट याद रखना है जो मैं अब ड्राइव करने जा रहा हूं। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक इधर मान लेते हैं, एक इधर मान लेते हैं। उसने कहा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका ए और इसका भी ए।
और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो बताओ भाई इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो लॉजिकली हमने समझ ली कि भाई एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के साथ थीटा बाय 2 का एंगल बनाएगा। ये हम प्रूव भी करेंगे अभी। पहले तो रिजल्टेंट की बात करें। रिजल्टेंट में कहूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अरे बी भी तो ए ही है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला ठीक लिखा है इस केस में? सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर, मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा पूरा अंडर रूट के अंदर। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर? यस सर। अब यहां पे ट्रिगो का एक फॉर्मूला जो मैंने स्पेशली कहा था इस फॉर्म में काम आता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहां थीटा नहीं लिखता वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या कर रहा हूं मैं लिखता हूं ए। देखिए फॉर्मूला कहीं लिखवाया था मैंने, यस सर लिखवाया था। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके ये बनाया था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को उधर ले गए। तो इसी में अगर मैं यहां देखूं, यहां तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2a की जगह पे थीटा लगाऊं तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगी। एंगल थीटा बाय 2 हो गया। बताना सर ये। Yes, अरे sir. एक ही जगह पे थीटा बाय 2 पुट कर दे इस फॉर्मूले में, ये नहीं बन जाएगा? हाँ ठीक है सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? इसको लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर तो मेरे पास था ही, ये क्या बन गया? ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देख ये 2 अंडर रूट के बाहर, a स्क्वायर का a बाहर, cos स्क्वायर का cos बाहर, थीटा बाय 2, ये आ गया आंसर। ये रिजल्ट याद रखना है। दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a cos थीटा बाय 2, where a is the magnitude of one vector। ये याद करना है, ये हर बार ड्राइव ना करना पड़े आपको किसी क्वेश्चन में, रिजल्ट की तरह याद रख लो इसे, 2a cos थीटा बाय 2। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो भाई हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो यहां पर है आर वेक्टर। मान लिया ये आर वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा निकालना है तो इसका फॉर्मूला भी तो मेरे पास है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, इसके साथ है तो स्टार्ट इससे करेंगे, अरे दोनों बराबर ही हैं, a sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। क्या यही लिखूंगा मैं? b और a दोनों ही a है क्वेश्चन में, तो नीचे से a कॉमन आके ऊपर वाले a को कैंसिल कर देगा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म तो हमने पढ़ रखी है, अभी पढ़ी। साइन थीटा को देखो, साइन 2a के फॉर्मूले से मैं इसको 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूं क्या? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a, a की जगह पे थीटा बाय 2 पुट किया तो यही फॉर्म मिल जाएगी। यस सर। ये दोनों चीजें मैं यहां रख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? ऊपर तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। कुछ कट रहा है? थीटा बाय 2। 2 कट रहा है, थीटा बाय 2 नहीं, कॉस थीटा बाय 2। एंगल अलग नहीं कर सकते आप ट्रिगो से बेटा,
सिर्फ थीटा बाय 2, सिर्फ कॉस का कोई मतलब नहीं होता, कॉस के साथ एंगल जरूरी है। तो पूरा एक कॉस थीटा बाय 2 एक कॉस थीटा बाय 2 को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, मतलब tan theta by tan थीटा बाय 2। हाँ, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई tan थीटा बाय 2। अगर tan अल्फा tan थीटा बाय 2 के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 है। मिल गया ये एंगल थीटा बाय 2, जो पहले हम लॉजिकल बात कर रहे थे, अब हमने इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि भाई सही है, कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली उस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या ये बात क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलो जी, नोट कर लो फटाफट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तो ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। लेकिन फॉर्मूले तो याद करते हो, साथ में एक कंडीशन भी ध्यान रखनी है। किस कंडीशन पे ये फॉर्मूला है? ये कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के होंगे तब ये रिजल्ट्स हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तब भी यही लगाए जा रहे हो, ऐसा मत कर देना। हाँ जी, सर उधर आपने अंडर रूट में थीटा बाय 2 कैसे लिखा सर? ये यस सर। देख बेटा, अगर मेरे पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a, ये फॉर्मूला ठीक है? यस सर। मैं लिखूं 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, लिख सकता हूं? यस सर। मैं लिखूं 1 प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 15 डिग्री, लिख सकता हूं? यस सर। जब मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं a की जगह पर या 2a की जगह पे, जैसे मैंने 60 लगाया तो 2a की जगह पे अगर मैं थीटा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? आप ही बताओ। 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे 2a था, यहां a, यहां 60 डिग्री आया था तो यहां उसका आधा आया था, यहां 30 तो उसका आधा आया था, यहां थीटा है तो यहां क्या रखूं? Theta by 2. तो एंगल थीटा बाय 2 नहीं लिखूंगा मैं। यस सर। फॉर्मूला आपके सामने है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. नोट कर लिया सब? क्या ये कर लिया बेटा? यस सर, कर लिया। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल केसेस, ये भी रिजल्ट की तरह याद रखने हैं, जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आते हैं और ये एंगल बहुत ज्यादा यूज होते हैं और हम कैलकुलेशन में टाइम खराब करते हैं। ये रिजल्ट एडिशन में भी आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में भी आएंगे, दोनों के रिजल्ट याद रखने हैं, स्पेशली इन 3 एंगल के, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के। देखो जी, पहला केस, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के ए, ये एक्चुअली तीनों केसेस आप इसी से निकाल सकते हो। यहां पे हमने जनरल केस ले लिया, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के और बीच में एंगल थीटा, रिजल्टेंट भी निकाल लिया और उनके एंगल भी निकाल लिया। तो जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड के ले रहे हैं तो हमें पता है कि रिजल्टेंट तो बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगा, लेकिन रिजल्टेंट जो है वो तो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो वही 3 केस बन रहे हैं कि अगर इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या निकलेगा? उस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट कर दूं, Yes, sir. देखो क्या बनेगा अगर मैं थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट करता हूं तो 2a cos 30। निकालो 2a cos 30 की वैल्यू। √3a, यानी कि अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स a होता है। पहला केस। दूसरा केस जो ध्यान रखना है कि वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम,
तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर मैं उसी फॉर्मूले से निकालूं तो क्या आना चाहिए? वैसे तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, √2 टाइम्स ए बाय √2 नहीं बेटा, √2 टाइम्स ए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, a² + a² का अंडर रूट। तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर और रिजल्टेंट बना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही ए ही आ जाएगा। और ये जनरली पूछा जाता है कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को कितने एंगल पे रखूं कि रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाए, 120 पर। फॉर्मूले से निकाल ले तो भी आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे पुट करेगा 1/120 डिग्री। जब इसमें 120 पुट करेगा तो 120 का हाफ 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये 1/2 इस 2 को कैंसिल करेगा और a बच जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये 3 स्पेशल केसेस ध्यान रखने हैं, 1, 2 और ये 3। बाकी डायरेक्शन तो पता है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही होगी हर बार, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। क्या ये तीनों क्लियर? यस सर। Yes, sir. चलें आगे फिर। यस Yes, सर। sir. अब आता है भाई हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसका ग्राफिकल मेथड, इसका कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है, इसका हम अलग से सीखेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करके कैसे करते हैं। अभी ग्राफिकल क्या है इसकी नॉलेज होनी भी जरूरी है, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस लॉजिक से हो जाते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जरा समझो इसको। और आप कह सकते हो कि ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। देखो भाई, मेरे पास कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी डी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये 4 वेक्टर है, मुझे इनको ऐड करना है, चारों का रिजल्टेंट निकालना है, चारों को ऐड करना है। तो पॉलीगन लॉ क्या कहता है, जैसे ट्रायंगल लॉ में किया था वैसे ही यहां करो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगाते चले जाओ जितने वेक्टर दे रखे हैं। तो हमने क्या किया, पहले ए वेक्टर लगाया, उसके आगे लगाया बी वेक्टर, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पर। अब सी वेक्टर कैसे लगाऊं, सी वेक्टर की टेल बी वेक्टर के हेड पे लगा दी, उसके बाद डी वेक्टर की टेल सी वेक्टर के हेड पे लगा दी, जितने थे सबको अरेंज कर दिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जब सारे अरेंज हो गए तो पॉलीगन लॉ कहता है पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि इन चारों वेक्टर्स का सम ये आएगा। क्या ये लॉ क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखें, थ्योरेटिकल प्रूफ, और ट्रायंगल लॉ से ही निकलेगा, कोई मुश्किल काम नहीं। निकालेंगे कैसे मगर? मतलब ये रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, इसके लिए हाँ। हमारे पास और मेथड भी हैं, उनसे ये तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकली कुछ सोचना हो, कुछ एनालाइज करना हो तो ये हेल्प करेगा। ठीक है। वरना फॉर्मुलेज तो हमारे पास दो वेक्टर को ऐड करने की है, दो से ज्यादा वेक्टर्स को एनालिटिकली ऐड करना है तो हमारे पास दूसरे मेथड है जिसे हम कहते हैं एडिशन यूजिंग कंपोनेंट्स। तो उससे लिए पहले हम कंपोनेंट सीखेंगे। पहले इसको देखें, इसी फिगर में अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ करूं और ट्रायंगल लॉ को सोचूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यही वेक्टर होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यानी कि मैं इसको नाम दे सकता हूं दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस सर। मैंने एक वेक्टर और शो किया यहां पर। अब मैं इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में फिर से ट्रायंगल लॉ सोचूं तो दिस वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, ए प्लस बी वाला वेक्टर जो आ रहा है प्लस सी वाला वेक्टर ये बनेगा। Yes, तो sir. ये क्या हो जाएगा भाई, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इस ट्रायंगल में फिर से ट्रायंगल लॉ लगा दूं तो दिस प्लस दिस यही तो आएगा। यस सर। Yes, यस sir. सर। मिल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
तो पॉलीगन लॉ का एक थ्योरेटिकल प्रूफ भी समझ में आ रहा है। यस सर। नोट करते रहना बेटा साथ साथ इनको। कोई प्रॉब्लम इस पार्ट को लेकर? नो सर। आगे चलें फिर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तक एडिशन में हमने जो भी सीखा उन सब के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, और कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो, क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कहीं भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना बेटा। पहला पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव वर्ड का मतलब सबको पता है, मैथ्स में यूज किया होगा। नो सर। कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव कभी यूज नहीं किया? बचपन में करा होगा। 9th 10th में कहीं पढ़ा होगा तुमने कहीं। जैसे मैं एडिशन की बात करूं, यही चीज दे रखी है। अगर a प्लस बी, और या अगर मैं जनरल बात करूं, प्लस को भी छोड़ो, जैसे एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है, वैसे ही मैंने एक जर्नल ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, स्टार। ये स्टार की जगह पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, डिवीजन, या कोई और डिफाइन कर रखा हो, कोई भी प्रोसेस डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये स्टार ऑपरेशन जो है दैट इज कॉम्यूटेटिव। अगर ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क ना पड़े, रिजल्ट सेम है, तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन कैसा है? कॉम्यूटेटिव। अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा में बात करूं, तो a प्लस बी और b प्लस ए नंबर्स अगर हों तो सेम ही आते हैं। यस सर। यानी कि सिंपल स्केलर क्वांटिटीज में एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। लेकिन अगर मैं देखूं a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये भी इक्वल आते हैं? नो सर। नो सर। यानी कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम वेक्टर एडिशन को कहते हैं, वेक्टर एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव है। मैं a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं, रिजल्ट सेम ही आएगा। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्लियर? यस यस सर। नेक्स्ट, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में इस तरह की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि पहले b प्लस सी को ऐड किया, उसके रिजल्टेंट में a ऐड किया, या पहले a और b को ऐड कर लिया, उसके रिजल्टेंट में c को ऐड किया। अगर रिजल्ट सेम आ गया तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है, और वो आता है। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दोनों होता है। सर पहले a प्लस सी नहीं ऐड कर सकते? है बेटा, नहीं, यहां पे हमने ऑर्डर चेंज नहीं किया, यहां ऑर्डर सेम रखेंगे। अगर हम कहें तो a स्टार b, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करना हो किसी ऑपरेशन में, तो हम इस तरह से चेक करते हैं, a स्टार b स्टार c, और अगर a स्टार b स्टार c अगर ये इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि ये स्टार ऑपरेशन जो है ये एसोसिएटिव है। अब मुझे चेक करना है कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है, तो मैं ये चेक कर लूंगा कि अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये एसोसिएटिव है, और ये इक्वल आते हैं वेक्टर एडिशन में, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव है। ये क्वेश्चन सिर्फ थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं, कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा आइडिया दोनों में ये हो सकता है, जैसे पॉलीगन लॉ में हमने सीखा था कि हम ऐसे कर रहे थे, a के बाद b लगाया, b के बाद c लगाया, c के बाद d लगाया। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि पहले a के बाद c लगा दूं, c के बाद b लगा दूं, b के बाद d लगा दूं, तो भी आंसर यही आएगा। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बता रहा है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या ये बात क्लियर? यस सर। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करूं या b c को उल्टा कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
पहले सी ले लूं फिर बी ले लूं, आंसर यही आएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखें बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी कर चुके हैं हम ये। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर लाइक पैरेलल, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आता है, और उस मैक्सिमम की वैल्यू जो होती है वो a प्लस बी आती है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? यस सर। स्टेटमेंट 4, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मिनिमम, कब? जब एंगल 180 डिग्री का होता है और वो मिनिमम वैल्यू जो होती है वो a माइनस बी का मॉडुलस होती है। यहां लिखा हुआ है साइड में बिगर माइनस स्मॉलर, या मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू ये होगी और होल मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ रही हैं? यस सर। आगे चलें, नो सर। नोट कर लो फटाफट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी कॉपी में होने चाहिए। सर इसमें एक डाउट था बोल बेटा। सर, अगर इसमें फोर्थ केस में इन और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इनकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बिल्कुल। फिर तो सर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी फिर? हाँ, हम एक वेक्टर और डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर। लिख लो भाई, अभी तक आया नहीं था बीच में कहीं, मैं कहीं लिखवा देता हूं, इसमें कहीं पॉइंट तो नहीं है? नहीं, यहां लिख लेते हैं। जैसे हमने वेक्टर के टाइप पढ़े थे, एक यूनिट वेक्टर पढ़ा था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक वेक्टर होता है नल वेक्टर जिसका दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। किसी वेक्टर को नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कब कहेंगे, समझ में आ रहा होगा? यस सर। जब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन जहां आपको अच्छी लगे वहां लगा लो, क्योंकि जीरो वेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन जहां आपको अच्छी लगे वहां लगा सकते हैं, कोई फर्क मतलब एनी डायरेक्शन है, नो डायरेक्शन? एनी डायरेक्शन। ठीक है सर। क्या ये बात क्लियर? अगर नल वेक्टर आ गया तो मैं क्या कहूंगा, वेक्टर किस डायरेक्शन में है? अरे किसी भी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, 0। ओके सर। नोट कर लिया, तो आगे चलें। सर एंटी पैरेलल और अनलाइक पैरेलल सेम ही चीज है? बिल्कुल सेम चीज है, या तो अनलाइक पैरेलल कह दो या एंटी पैरेलल कह दो, एक ही बात है। डन? नो सर। सर एक डाउट था, बोल बेटा। यहाँ पे ना लिखा हुआ है इन अ पॉलीगन इफ ऑल द वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज अ नल, तो इसका मीनिंग क्या है? पूरा स्टेटमेंट पढ़, आपने पूरा नहीं पढ़ा। यही ये है। एक पॉलीगन, इन्हें पॉलीगन, हाँ जी, इन अ हाँ। पॉलीगन। मैं अभी बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये नोट कर लिया? यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी 0। क्या स्टेटमेंट समझ में आ रही है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी 0। दो वेक्टर्स अगर उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं हैं तो उनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं आ सकता।
कुछ भी कर लो, किसी भी डायरेक्शन में रख लो, रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव में ही होगी। ये स्टेटमेंट तो आसान। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आए। इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, if vectors are of unequal magnitude, then minimum 3 coplanar vectors are required for zero resultant. इस बात को जरा समझना है। देखें भाई, कहीं स्पेस हमारे को मिल जाए तो मैं वहां समझाऊं। यहां देखो भाई, मान लो एक वेक्टर ये, दूसरा कहीं भी ले लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इन दो वेक्टर्स का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो होगा। यस सर। इनका रिजल्टेंट ऐसा कुछ हो सकता है यहां पर। अगर मैं तीसरा वेक्टर लूं इस तरह से कि वो इसी रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो और इतने ही मैग्नीट्यूड का हो, इसे सी वेक्टर कह दूं, तो आप बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आएगा? 0 नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कह सकता हूं इसको मैं? यस सर। समझने लगा ये, है बेटा? समझने लगा ये कैसे आया। फिर समझ ले बेटा। हाँ जी। दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। अगर इससे पहले एक चीज समझ, एक वेक्टर मेरे पास इधर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 10 और एक और वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी 10। मैं पूछूं इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 मतलब नल वेक्टर बनेगा। वेक्टर। अब मैंने कहा भाई ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है और सी वेक्टर जो है एग्जैक्टली इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही इसका, मुझे ये निकालना है। तो इन दोनों का सम एक नया वेक्टर बना और वो वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, उन दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्ट 0 नहीं आ जाएगा? यस सर। क्या अब समझ में आया बेटा, या फिर रिपीट करूं कुछ और कॉन्सेप्ट से? आ गया समझ। भाई इसको अगर मैं नाम दे देता हूं आर वेक्टर, तो ये तो क्लियर है कि आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो 0 होगा। और आर एक्चुअल में है क्या? ए प्लस बी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। यानी कि अगर वेक्टर्स अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो हमें मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए कि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए? मिनिमम 3 तो चाहिए उनका रिजल्टेंट 0 करने के लिए। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए अगर वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। और अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो 2 से भी काम चल जाएगा। यस सर। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर्स हैं और मुझे उनका रिजल्टेंट 0 बनाना है, 2 से काम चल जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मुझे कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए जिनका रिजल्टेंट 0 हो। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब जो वो पॉलीगन वाली बात अभी किसी बच्चे ने पूछी थी वो भी मैं यहां समझा देता हूं, देख लो भाई उसे भी साथ के साथ, उसमें ये भी काम आ जाएगा रिजल्ट। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये यहीं पे खत्म हो रहा है एंड में ई वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? नल वेक्टर। क्योंकि पॉलीगन लॉ क्या कह रहा था, वापस चल के देखें भाई। पॉलीगन लॉ कह रहा था कि अगर 4 वेक्टर्स को ऐड किया, 5 को भी कर सकते थे, 6 को भी कर सकते थे, सबको अरेंज कर दिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, फिर पहले वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब मैंने जो केस लिया उसमें पहले वेक्टर की टेल ध्यान से देखो तो वो यहां आ रही है, पहले वेक्टर की टेल, और लास्ट वेक्टर का हेड अरे वो भी यहीं पे आ रहा है।
तो यहीं से यहां तक क्या वेक्टर मिलेगा? जीरो वेक्टर। तो मैं कह सकता हूं कि ये जीरो वेक्टर है, नल वेक्टर है। इसका मतलब एक पॉलीगन में अगर सारे वेक्टर एक ही ऑर्डर में अरेंज कर रखे हैं तो उन सब का रिजल्टेंट जीरो होता है। ऐसे ही देखो भाई, इसमें भी अगर इन तीन वेक्टर्स का सम जीरो है, ये चीज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीन वेक्टर्स का सम जीरो है, ये तो एक अलग केस हो गया। अगर मैं कहता हूं इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज जीरो, तो मैं कह सकता हूं कि ये तीनों को अगर मैं एक ऑर्डर में रखूं, जैसे बनाए थे वैसे ही बना रहा हूं, तो हमेशा ये एक क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, मींस एक ट्रायंगल बनाएंगे, कंफर्म एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर? यस सर। ठीक, लेकिन इसका रिवर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक शीट डाल देता हूं। हमने यहां तक किया है। अभी हमने कहा कि अगर तीन वेक्टर्स का सम जीरो है तो तीन वेक्टर्स मिलकर वो ट्रायंगल बना रहे होंगे। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि तीन वेक्टर्स मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो मैं कहूं कि तीनों का सम जीरो होगा? ये हमेशा जरूरी नहीं है। देखो, ऐसा हो सकता है कि एक वेक्टर इधर ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर। अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो मैं कहूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो होगा। ट्रायंगल बना रहा था, ऐसे Yes, बना sir. दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए वेक्टर यहां हो, बी वेक्टर यहां हो और सी वेक्टर इधर होने की बजाय इधर हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये सेम ऑर्डर में तो है नहीं? हाँ, ये सेम ऑर्डर में नहीं है। सेम ऑर्डर में है तो सम जीरो, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, ट्रायंगल। मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी कि ए बी सी तीन वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ये पॉसिबिलिटी तो मेरे पास है। यस सर। अगर सिंपल ये स्टेटमेंट दे रखी है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है तीनों का सम जीरो हो, और हो सकता है किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल हो। किन्हीं दो का सम, जरूरी नहीं कि ए प्लस बी, हो सकता है बी प्लस सी ए के इक्वल हो सकता है ए प्लस सी बी के इक्वल हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज का ध्यान रखना है। अगर सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में कि तीन वेक्टर्स मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ऑर्डर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कंफर्म ये ध्यान रखना कि आपको दोनों केसेस को लेना है, किसी एक को लेके नहीं चलोगे। क्या ये फंडा क्लियर? यस सर। आ जाओ भी अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो 6 पॉइंट तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इफ वेक्टर्स आर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड then minimum 3 coplanar vectors are required for zero resultant। coplanar वर्ड का मतलब जो एक ही प्लेन पर हो। अभी हम नॉन कोप्लेनर की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा और हमें वेक्टर्स में सीखना पड़ेगा, तब हम नॉन कोप्लेनर को विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे। अभी कोप्लेनर में ही चल रहे हैं। 7th पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी एट देयर बाइसेक्टर। पता है हमें, हमने कर भी लिया। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बड़ा है तो यहां पे अल्फा एंगल छोटा होगा, बीटा एंगल बड़ा होगा। मींस रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बड़े वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, उससे कम एंगल बनाएगा। ये हम कर चुके हैं। क्या ये फंडे क्लियर दोनों? यस सर। पुरानी चीजें हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में दे रखी हैं, रिवाइज हो जाएंगी। 8th पॉइंट हम कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, किसी को कुछ पूछना है? हाँ कर सकते हैं। क्या चाहिए बेटा?
स्लाइड वापस कर सकते हैं वो पुरानी वाली। ये लो जी, कर दी। नोट करना है Yes, sir. जल्दी। डन। बस 1 मिनट। यस सर। चलो, नेक्स्ट 8th पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके स्पेशल केसेस भी कर चुके हैं। जैसे पहला स्पेशल केस 120 डिग्री का है, ये नोट्स में मिल जाएगा, कॉपी में स्पेस छोड़ दो, आप नोट कर लेना बेटा उसमें, ठीक है। यस और ये हम कर चुके हैं और ये हमने कर लिया। तो आज का काम तो हमने खत्म कर दिया एडिशन का। नोट करना तो कर लो, टाइम अभी है हमारे पास। ये लो जी, ये तो हमने कर दिया मिस। अब हमारे पास एडिशन में तो अभी कुछ नहीं बचा डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, एक में से दूसरे को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। क्या वेक्टर समझ में आ रहा है? Yes, sir. बढ़िया। नोट कर लो तो मुझे बता देना बेटा। यस सर, हो गया। नो सर। ये सब पुराने पॉइंट्स ही हैं वैसे तो, बस पहले हमने एक ही फॉर्म में ध्यान रखा था, ये पी की फॉर्म में दे रखा है वही बात।
एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी और है, वो भी देख लो फटाफट। हटा दो इसको बेटा। सर बस 1 मिनट। हो गया? बहुत टाइम लगा रहे हो। यस सर। वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी लिख लो उस चीज को। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, ये वही चीज आ गई। ये क्या है? अरे दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम्स के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है। आर मैक्स की वैल्यू यही तो होती है ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा वो इससे इतना या इससे छोटा ही तो होगा। यस सर। या Yes. इस तरह ध्यान रख सकते हो कि भाई ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यस सर। और आपने ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। यस सर। यस सर। ये वही तो है, वही है ये। दो साइड्स का सम, ये साइड क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये साइड क्या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों का सम इससे तो बड़ा ही होगा या इसके इक्वल आ सकता है, तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। और अगर ये भी लगा दूं मैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, कोई भी एक साइड दो साइड्स के डिफरेंस से तो बड़ी होती है। यस। इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन वेक्टर्स। लेकिन ये लॉजिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट जो भी होगा, अरे वो ए माइनस बी मॉडुलस से ए मॉडुलस माइनस बी, हाँ ए माइनस बी लिख तो दिया, ठीक है। ए माइनस बी मॉडुलस से लेकर ए प्लस बी तक वेरी करता है, ये तो हम सीख चुके हैं। इसी को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं बस। सर इसका नाम क्या बताया सर आपने? ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन वेक्टर्स। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन वेक्टर्स। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम स्टार्ट करेंगे फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, बाय बेटा। बाय। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई